हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज 13 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा सदिश वेक्टर जिसे हम कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए, क्योंकि वेक्टर जो है वो 13वीं प्रश्नावली का तो है ही, और 14वीं प्रश्नावली का भी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो 13वीं प्रश्नावली से होकर ही गुजरता है। तो इस हिसाब से ये जो प्रश्नावली है 13वीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब पहले मैं क्या करूंगा, आपको बेसिक थ्योरी समझाऊंगा। तो क्योंकि इस बार जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बड़े नंबर के क्वेश्चन थे वो हटा दिए गए काफी चैप्टर्स में से। तो थियोरेटिकल जो पार्ट है, यानी जो जैसे पहला चैप्टर था वो भी पूरा पूरा हटा दिया गया था। उसकी थ्योरी का रिप्लेसमेंट कहां से किया जाएगा? तो मेरे हिसाब से पहला चैप्टर को रिप्लेस करने के लिए 13वीं प्रश्नावली जो अपन पढ़ेंगे, इसमें से थ्योरी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे 1-2 नंबर के, तो या बड़ा नंबर का भी पूछ सकते हैं। तो अपन को क्या है, इसकी थ्योरी भी समझनी पड़ेगी और इसके क्वेश्चन आंसर भी करने पड़ेंगे अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं। तो थ्योरी के साथ साथ हम क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो जो जितनी बेसिक थ्योरी हमको सीखनी है वो इस चैप्टर से हम पढ़ेंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकल बेसिस पे, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती रहेगी कि अगर आप पूरा ये चैप्टर समझना चाहते हैं 13वां, तो इसकी थ्योरेटिकल पार्ट को मिस मत करना। अगर थ्योरेटिकल पार्ट मिस कर दिया तो ये चैप्टर समझ में मुश्किल है, थोड़ा सा आना, थोड़ा सा टफ लगेगा। लेकिन अगर थ्योरी समझ में आ गई तो आपको एक भी इसका कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपके टिप्स पे नहीं होगा। ऐसे आप इतना इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, बस दिमाग का खेल है। अगर दिमाग में वो चीज बैठ गई तो ये चीज आपके कहीं भी तकलीफ नहीं देगी, वरना आपको समझने में बहुत माथापच्ची करनी पड़ेगी। तो प्रश्नावली 1 से लगा के, सॉरी 1 तो है नहीं, 2 से लगा के 12 तक अगर आपको पढ़नी है तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे। आप वीडियो के नीचे आप देख सकते हैं, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फिर से ये कहूंगा, इसका थियोरेटिकल पार्ट मिस मत करना। उसके बाद अपन क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे, पहले थियरी पार्ट अपन को समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राशियां, यानी अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर जो जो चीजें काम आती है, जैसे अपन ने किताबों में पढ़ते हैं और डे टू डे लाइफ के अंदर काम भी आती है, तो ऐसी राशियां या ऐसी एंटिटीज जिसके अंदर उसका डायरेक्शन अपन को पता पड़े, मतलब उसका परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी पता पड़े। परिमाण यानी वो कितना मात्रा में प्रयुक्त हुआ है, वो परिमाण कहलाता है। और उसके साथ साथ क्या मालूम हो अपन को? दिशा। अगर परिमाण के साथ दिशा मालूम होती है तो वो सदिश कहलाता है। और केवल परिमाण मालूम होता है, केवल उसकी मात्रा पता होती है, वो किस दिशा में अप्लाई हो रहा है या किस दिशा में चल रहा है ऐसा अपन को नहीं पता होता, तो वो राशि क्या कहलाती है? अदिश राशि, जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा नहीं पता हो। जिसमें दिशा ज्ञान जो है वो नहीं होता है, वो क्या कहलाती है? अदिश। और इस सदिश के अंदर ऐसी राशियां या ऐसी एंटिटीज जिसके अंदर डायरेक्शन अपन की जानकारी हो, यानी जिसमें दिशा का जो ज्ञान है, दिशा ज्ञान वो होता है। ऐसी राशियां जिसमें दिशा ज्ञान हो उसे सदिश राशि कहते हैं, और ऐसी राशि जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता उसे अदिश राशि कहते हैं। अब दिशा ज्ञान होने के साथ साथ दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है परिमाण। परिमाण या इंग्लिश में इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कह सकते हैं या इसकी मात्रा कह सकते हैं, परिमाण कह सकते हैं। तो परिमाण जो है वो दोनों के अंदर होता है, चाहे अदिश राशि हो चाहे सदिश राशि हो। सदिश और अदिश दोनों राशि में परिमाण तो होगा, लेकिन अदिश राशि में देखो अदिश यानी जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता। सदिश दिशा सहित, देखो स का मतलब सहित,
दिशा सहित होगा जिसमें, उसे क्या कहेंगे? सदिश। और अदिश, बिना दिशा के, उसको क्या कहेंगे? अदिश राशि। समझ में आ गई? दोनों के अंदर परिमाण होगा। अब इसके एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे एक मेरे पास एक यहां पर 10 किलोग्राम का एक भार का बाट पड़ा है। एक बाट है जो कि कितने किलोग्राम का है? 10 किलोग्राम का। अब ये पता नहीं पड़ रहा अपन को कि 10 किलोग्राम जो है वो कौन सी दिशा के अंदर है। तो वो जो भार होता है वो एक कैसी राशि होगी? अदिश राशि। समझ में आई? अब अपने को कोई कहता है कि भाई किसी मोटरसाइकिल की चाल जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये किसी वाहन की चाल दे रखी है तो अपन को ये नहीं बताया कि वो दाईं दिशा में जा रहा है कि बाईं तरफ जा रहा है, उत्तर में जा रहा है या दक्षिण के अंदर जा रहा है। तो इस प्रकार ये जो चाल दे रखी है, वेलोसिटी, ठीक है ना, इसके अंदर अपन को दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा। केवल क्या पता पड़ रहा है? इसका परिमाण। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, यानी इसकी क्वांटिटी, यानी मात्रा। परिमाण कह सकते हैं या इसको क्या कह सकते हैं? मात्रा या क्वांटिटी। तो अपन को सिर्फ क्वांटिटी मालूम पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये सारी राशियां कैसी होंगी? अदिश राशि हो गई। अब जैसे क्षेत्रफल है, किसी खेत का क्षेत्रफल अपन को दे रखा है 50 मीटर स्क्वायर। कोई फील्ड है, एरिया, उसका एरिया अपन को गिवन है। तो एक क्षेत्रफल जो एरिया होता है वो भी एक कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है। तो अदिश राशि कैसे पता पड़ा? क्योंकि 50 मीटर स्क्वायर अपन को क्षेत्रफल तो दे दिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं पता कि क्षेत्रफल इकाई तो, मतलब मात्रा तो है, कुछ क्वांटिटी तो है, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन अपन को नहीं पता। तो इस प्रकार ऐसी क्वांटिटीज या ऐसी राशियां जिसके अंदर केवल क्या पता हो अपन को? परिमाण यानी मैग्नीट्यूड मालूम हो, उसकी क्वांटिटी पता हो। इस मात्रा को क्या कहते हैं? क्वांटिटी। केवल अपन को उसकी क्वांटिटी पता हो, जिसके अंदर डायरेक्शन की नॉलेज अपन को नहीं मिलती है, दिशा का ज्ञान नहीं होता। केवल क्या पता होता है? परिमाण, मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी पता होती है, दिशा का ज्ञान नहीं होता। ऐसी राशियों को अपन क्या कहते हैं? अदिश राशि। दूसरी बात आती है जो इस अपना मेन चैप्टर है, सदिश राशि। ऐसी राशियां जिसके अंदर परिमाण तो अपन को पता होता है, साथ साथ हमको क्या होता है? दिशा का ज्ञान भी होता है। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर हमको मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी तो पता है, लेकिन उसके साथ किस डायरेक्शन में वो अप्लाई हो रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है, ये भी हमको पता है। जैसे एक मोटरसाइकिल है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर जा रही है। उत्तर यानी नॉर्थ में। एक मोटर बाइक इस स्पीड से उत्तर दिशा के अंदर, तो अपन को उसकी क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन भी पता पड़ गया। तो ये तो हो गई थी चाल, और ये क्या है? वेग। स्पीड और वेलोसिटी, यही फर्क है। एक के अंदर दिशा का ज्ञान होगा, दूसरे के अंदर दिशा का ज्ञान नहीं होगा। अब एक आता है फोर्स, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, बल। ठीक है, जैसे सपोज ये कोई वस्तु है, मैं इसके ऊपर बल लगा रहा हूं, मान लीजिए 10 न्यूटन का बल। कितने न्यूटन का बल लगाया मैंने? 10 न्यूटन का। तो इसमें अपन को डायरेक्शन भी पता पड़ रही है। देखिए मैं इस तरफ से इधर जा रहा हूं, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ मैं बल लगा रहा हूं। यानी किस तरफ लग रही है? दाईं तरफ से बाईं तरफ की तरफ बल लग रहा है। बल कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या है? दाईं तरफ से बाईं तरफ। तो इसको क्या लिखेंगे? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो बल भी पता पड़ गया अपन को, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड अपन को दे रखा होता है। मैग्नीट्यूड मालूम है, वो पता पड़ जाता है, और साथ साथ क्या पता पड़ती है? दिशा। तो ऐसी राशियां जिसमें परिमाण या मात्रा के साथ साथ दिशा का ज्ञान भी होता है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्वांटिटी विथ द नॉलेज ऑफ द डायरेक्शन, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है? तो ये बेसिक परिभाषा थी, आपको इसके अंदर ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी। परिमाण और दिशा का ज्ञान नहीं होना, ये अदिश राशि, ये पता होना चाहिए। परिमाण और दिशा का ज्ञान होना, वो सदिश राशि, ये पता होना चाहिए। ये अदिश और सदिश की बेसिक जो डेफिनेशन है वो है। अब मैंने कुछ एग्जांपल भी बताया आपको, भाई किस किस में। अब हम प्रॉपर एग्जांपल लिखते हैं कि अगर बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए थ्योरी के अंदर कि सदिश और अदिश राशि किसे कहते हैं, उसको
उदाहरण सहित समझाइए, क्योंकि एक उदाहरण लिखिए, क्योंकि इसमें छोटा नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार सिलेबस रिड्यूस हो रखा है, तो छोटे क्वेश्चन जो बनेंगे उसमें से, क्योंकि पहला चैप्टर पूरी तरीके से हटा दिया है अपने कोर्स से, पहला चैप्टर हटा दिया गया, तो थ्योरी का जो पार्ट है वो कहां से पूछा जाएगा। तो जैसा मुझे लगता है ये जो चैप्टर है अपना सदिश, इसमें से थ्योरेटिकल पार्ट बनता है, तो थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है, क्योंकि पहला चैप्टर थ्योरी का पूरा हटा दिया गया है, इसलिए थ्योरी इंपॉर्टेंट बनती है। आप इस थ्योरी को अच्छे से समझिएगा। अब देखिए, लंबाई, आयतन और चाल, ये एग्जाम्पल बताया मैंने अदिश या स्केलर क्वांटिटी के। जैसे लंबाई है, कोई अपन को दे रखा है, जैसे मान लीजिए कोई एक चीज है वो 10 मीटर लंबी है, ठीक है, 10 मीटर लंबी है, तो यहां से यहां तक उसकी लंबाई तो मालूम पड़ गई, लेकिन डायरेक्शन क्या है इसमें, डायरेक्शन का कोई रोल है क्या। तो इस प्रकार की राशि जो है वो कैसी कहलाएगी, अदिश राशि, यानी लंबाई किसमें आएगा, इससे। तो लंबाई से जुड़ी जो भी चीजें हैं, जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, वो सारा किसमें आएगा, अदिश राशि के अंदर आएगा। अब आयतन मैंने लिख दिया, यहां पर चाल, एक ये एग्जांपल मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई गाड़ी है वो 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 किलोमीटर में 1 घंटे में 20 किलोमीटर कोई गाड़ी चलती है, तो कौन से डायरेक्शन में चल रही है, कोई डायरेक्शन मालूम ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो चाल होती है, वेलोसिटी, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगी, अपनी एक अदिश राशि कहलाएगी। जबकि सदिश राशि वेग, अब देखो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण दिशा की तरफ, कौन सी दिशा में, साउथ के अंदर अगर एक जा रही है गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो डायरेक्शन पता पड़ गई। तो परिमाण के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता है, तो एक वेग कैसी राशि हो गई, एक सदिश राशि हो गई। त्वरण है, यानी अगर कोई गाड़ी है, वो कोई रेलगाड़ी है, वो किसी स्पीड, किसी त्वरण से एक दिशा से दूसरे, त्वरण क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाना होता है, उसके अंदर डायरेक्शन का भी नॉलेज अपन को पता होती है। तो त्वरण भी एक कैसी राशि होगी, सदिश। बल है, मैंने पहले ही बताया, अभी जैसे एक एग्जांपल से बताया था, किसी को धक्का दूं तो पता पड़ेगा, ऊपर से नीचे धक्का देंगे, इधर से इधर धक्का देंगे, बल लगेगा कहीं प्रकार का भी। तो जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगता है, पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है चीजों को, तो बल किस तरफ लगता है, पृथ्वी नीचे लगाती है, यानी नीचे की तरफ बल वो लगता है। तो डायरेक्शन अपन को पता है गुरुत्वाकर्षण बल की, तो जो बल होगी वो क्वांटिटी कैसी होगी, सदिश। कैसा भी बल लगे वो एक डायरेक्शन के अंदर लगेगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने 3 एग्जांपल बताए हैं। आप एग्जाम में अगर छोटा क्वेश्चन आए परिभाषा और उदाहरण का, तो आप ये चीज इसके अंदर लिख सकते हैं। अब देखिए, अपन समझते हैं सदिश को निरूपित कैसे करता है, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन दे रखी है हमको, ठीक है, ये यहां से स्टार्ट होके यहां तक आगे चलती जा रही है, अनंत तक, पता नहीं कहां से स्टार्ट होके कहां तक चली गई। अब ये एक एल किरण है, किरण का क्या होता है, अंत और प्रारंभ उनको पता नहीं होता है। किरण यानी रे, एल नाम की एक रे है, या इसको कहते हैं किरण। तो इस किरण का ना तो आदि पता है ना अंत पता है, कहां से शुरू हो रही है और कहां खत्म हो रही है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कोई एक पार्ट लेते हैं, ये वाला, इसको नाम दे दिया मैंने ए और ये नाम दे दिया बी। तो ये जो रे या किरण थी, जब अपन इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का पता पड़ जाता है, तो ये एक वेक्टर को शो करता है, क्योंकि किरण की दिशा तो पता ही है हमको, लेकिन जब शुरुआत का पॉइंट और अंत का पॉइंट अपन को अगर पता पड़ गया, तो यही एल जो किरण या रे थी, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, सदिश के अंदर। अब देखिए कहां से कहां तक है, ए से बी तक, तो इसको नाम देंगे ए बी। किसी भी वेक्टर में जो उसका प्रारंभिक बिंदु और उसका अंतिम बिंदु होता है, वो उस वेक्टर का नाम होता है। तो सदिश कौन सा हो गया, ये ए बी। अब इसकी डायरेक्शन देखिए, ए से बी की तरफ है, तो अपने ए पहले लिखा, बी बाद में लिखा। ये तो ए बी जो है, ये ए बी उसको परिमाण को यानी क्वांटिटी को व्यक्त करेगा, लेकिन ये सदिश राशि है या अदिश, ये कैसे पता पड़ेगा। तो इसके ऊपर हम एक तीर बना देते हैं, तीर का निशान होता है एरो, वो बना देते हैं। देखो ए बी, इसके ऊपर एक ऐसा तीर बना दिया, तो ये क्या हो गया, ए बी वेक्टर। अगर ये तीर का निशान नहीं हो, एरो नहीं हो इसके ऊपर, ये केवल हो, तो ये तो हो गई सदिश राशि जिसमें दिशा बता रहा है कहां से, ए से बी की ओर। ठीक है, अब देखो ये कैसी है गई, अदिश राशि। क्यों अदिश राशि हो गई, कैसे पता पड़ेगा कि अगर उस नाम के ऊपर तीर लगा हुआ है तो वो सदिश है, बिना तीर वाली जो राशि है वो कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। ठीक है, अब ये तो डायरेक्शन थी ए से बी की तरफ। अब अगर मैं इसको इस प्रकार से बनाता हूं, देखिए ये मैंने नाम दे दिया ए और ये नाम दे दिया बी,
नहीं सॉरी, इस बार नाम देते हैं यहां से, या ए बी ही लिखते हैं, ए बी, फिर से किया। तो अब जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से बना दी मैंने, पहले इस तरफ थी, अब मैंने इस तरफ बना दी। तो डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ हो रही है? बी से ए की तरफ। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे? बी ए, और ऊपर क्या आ जाएगा? वेक्टर। इसका मतलब क्या कि दिशा जो है वो कहां से है? बी से ए की तरफ, यानी इसको लिख सकते हैं बी से ए की तरफ, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे? इस वाले को ए से बी की तरफ, फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गई वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके परिमाण को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मात्रा कितनी है, इस ए बी वेक्टर की मात्रा कितनी है, तो उस मात्रा को मॉड्यूलस ए बी से बताते हैं। मॉड्यूलस ए बी क्या हो गया? ए बी सदिश का, ए बी सदिश, सदिश लिखने की जरूरत नहीं थी, ऊपर तीर लगा देते। ए बी सदिश का परिमाण, परिमाण यानी उसकी मात्रा, या इसको क्या कह सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। आगे बात समझ में? ए बी सदिश का परिमाण निकालना हो तो अपन क्या करते हैं? इसका मॉड्यूलस ले लेते हैं। मॉड्यूलस कैसे कर निकालते हैं वो कोई क्वेश्चन आएगा या आगे जब पढ़ेंगे तो मैं समझा दूंगा। ये सिर्फ मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको बताया था, किसी भी सदिश का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब अपन थोड़ा सा आगे एक छोटा टॉपिक और देखते हैं, सदिशों के प्रकार, यानी कितने टाइप के सदिश होते हैं, ठीक है। तो अब देखो एक चीज और, सदिशों के प्रकार वो पढ़ेंगे। इसमें अगर ये ए भी नहीं लिख के मैं इसको कुछ भी नाम, जैसे एल दे रखा था, यहां पर अगर कुछ नहीं हो तो मैं इसको ए लिख दूंगा, स्मॉल ए, तो ये भी क्या होगा? एक सदिश को निरूपित करेगा। तो अपन लिख सकते हैं कि भाई जैसे ए बी वेक्टर है, उसको मैंने एक नए नाम से बता दिया वेक्टर ए, कुछ भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो ऊपर वेक्टर होना जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार के। छोटी छोटी परिभाषा है एक एक लाइन की, वो अपन देख लेते हैं, आपके दिमाग में रहेगा भाई हमने पढ़ लिए, ताकि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो पता पड़ जाए। वरना क्वेश्चन करते वक्त भी अपन को ये चीजें पता होनी चाहिए, उसके बिना क्वेश्चन समझ में आ तो जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। देखिए ऐसा है कि क्वेश्चन करना बहुत आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल है। अगर किसी ने कॉन्सेप्ट समझ लिए तो क्वेश्चन कैसा भी दे देगा आपको, सॉल्व कर देंगे आप उसको। तो अपन इसके आगे देखते हैं। अब देखिए अपन पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सदिशों के कितने प्रकार होते हैं? तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है एकांक सदिश, ठीक है। एकांक सदिश नाम से पता पड़ रहा है यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर, इसका अपन ने अभी पढ़ा था, जैसे ए बी एक सदिश है, ठीक है, और इसका मापांक जो होता है वो किससे बताते हैं मापांक को? मॉड्यूलस ए बी से। अगर किसी भी सदिश का मापांक यानी मॉड्यूलस जो है वो कितना आ जाए? 1 आ जाए। एक कुछ भी हो सकता है, जैसे बल लगाए तो 1 न्यूटन बल, अगर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो 1 किलोमीटर। समझ में आ गई बात? मतलब अपने वेग अगर दे रखा है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, इस प्रकार कोई भी एक अपन को आ जाए। किसी भी सदिश का अगर मैग्नीट्यूड यानी मापांक जो है, मापांक अगर मुझे इकाई मिल जाए, एक को क्या कहते हैं? इकाई। यदि किसी भी सदिश का मापांक मुझे इकाई मिलता है तो वो सदिश कैसा होगा? एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर। अगर किसी का मापांक यानी मॉड्यूलस, इफ एनी वेक्टर हैविंग ए मॉड्यूलस ऑफ यूनिटी, अगर किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस जो है वो एक यूनिट हो, 1 यूनिट हो, तो वो क्या कहलाएगा? एकांक सदिश। इसको कैसे बताते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई ए वेक्टर है, उसके एकांक सदिश ज्ञात करना है। ए वेक्टर का हमको क्या ज्ञात करना है? एकांक सदिश। तो एकांक सदिश को लिखने का तरीका क्या है? ए लिख देंगे। देखो ये तो क्या हो गया? सदिश, ये हो गया सदिश। अब इसका एकांक सदिश निकालना है तो ए के ऊपर एक ऐसा टोपी बना देंगे, वी जैसी। वी को उल्टा लिख देंगे, जैसे वी तो ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये कैप, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? टोपी। टोपी को क्या बोलते हैं? कैप। तो इसको क्या बोलेंगे? ए कैप। तो ए कैप किसको निरूपित करेगा? एकांक सदिश को।
हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर अपन इसको ए कैप ही बताएंगे। ए के ऊपर ऐसा एक उल्टा वी के जैसा निशान, टोपी जैसा, जिसको ए कैप बोलेंगे, तो एकांक सदिश हो जाएगा ये। क्लियर है? तो किसी भी सदिश का अगर अपन को एकांक सदिश निकालना है तो उसका एक सूत्र होता है, देखो ए कैप अगर अपन को फाइंड आउट करना होता है तो जो भी वेक्टर अपन को दे रखा है ए वेक्टर, उसमें उसके मॉड्यूलस का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो अपन को क्या मिल जाएगा? एकांक सदिश। ये तो मैंने डेफिनेशन बताई थी, ये जो चीजें पढ़ी थी ये क्या थी? इसकी डेफिनेशन। लेकिन एकांक सदिश का मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो वो ए कैप जो फाइंड आउट करना होगा, मॉड्यूलस के अंदर उसके परिमाण, सॉरी सदिश के अंदर उसके परिमाण का अपन क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा? एकांक सदिश। ये थी बेसिक एकांक सदिश की थ्योरी। आगे आगे क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। दूसरा है शून्य सदिश। शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर। तो नाम से पता पड़ रहा है एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण, जो मॉड्यूलस है, वो कितना हो जाएगा? जीरो। अगर मॉड्यूलस कितना हो जाए इसका? जीरो, तो वो वेक्टर जो है वो क्या कहलाता है? शून्य सदिश कहलाता है। यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण जीरो हो जाए, कभी भी अपन सॉल्व करेंगे और मैग्नीट्यूड निकालने पर कितना आ जाए उसका? जीरो, तो वो वेक्टर जो होगा वो क्या कहलाएगा? शून्य सदिश, जीरो वेक्टर। तो इसमें अपन को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि उसका मॉड्यूलस या मापांक जो है वो शून्य हो जाता है। तो इससे ज्यादा इसमें ध्यान नहीं रखना, क्वेश्चन में आएगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इसको अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, अब देखिए अपन स्थिति सदिश के बारे में पढ़ रहे थे। स्थिति सदिश से पहले एक बार एकांक सदिश के बारे में एक और चीज पढ़ते हैं। देखिए, ये तीन अक्ष होते हैं, एक्स और वाई। ये तो अपन ने 2D के अंदर पढ़ा है। ये कौन सा अक्ष होता है? एक्स अक्ष यानी एक्स एक्सिस। ये होता है वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस। और तीसरा 3D के अंदर देखिए, आयत जो होता है ना, आयत तो क्या होता है? ये लंबाई हो जाती है और ये चौड़ाई हो जाती है। लेकिन घन घनाभ में पढ़ते हैं साथ में ऊंचाई आती है, यानी 3 डायमेंशनल चीजें। तो एक तो हो जाता है वाई अक्ष, एक हो जाता है जेड अक्ष, और सॉरी एक हो जाता है वाई और एक होता है एक्स। तीसरा जो अक्ष आता है, जो लंबाई चौड़ाई तो सिंपल निकल जाती है, लेकिन ऊंचाई यानी बाहर की तरफ। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाता है। ये जैसे मेरे पास एक डिब्बा पड़ा है, ठीक है ना? तो अब ये देखो, ऐसा नहीं है कि सीधा दीवार से थोड़ा बाहर भी निकला हुआ, इतना दीवार से क्या है ये बाहर निकला हुआ। तो एक डायरेक्शन तो हुआ, जैसे मान लो मैंने डिब्बा यहां पे बना दिया, ठीक है? तो ये तो हो गई इसकी लंबाई, ये क्या हो गई? चौड़ाई, समझने के लिए, ठीक है ना? और ये इतना बाहर भी आया हुआ है, तो ये बाहर आने वाला जो डायरेक्शन है ना, ये क्या कहलाता है? इसकी मोटाई कहलाएगी। आगे बात समझ में? तो ये तो कौन सा अक्ष हो गया? एक्स अक्ष हो गया। ये कौन सा अक्ष हो गया? वाई अक्ष हो गया। या एक्स वाई किसी को भी चेंज कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया वाई और ये हो जाएगा एक्स। और तीसरा जो है वो जिसमें मोटाई अपन ने नापी, वो क्या होगा? जेड अक्ष। लेकिन उसको बनाना यहां पर पॉसिबल नहीं होता, तो उसको बनाने के लिए अपन एक तीसरी लाइन और बनाते हैं, जिसको जेड अक्ष बताएंगे हम लोग। देखो वो क्या होगी? वो इस तरफ ऐसे बना देते हैं हम। ये क्या हो जाती है? जेड अक्ष। बेसिकली ये जो जेड अक्ष वाली लाइन है ना, वो इस प्रकार से, मान लीजिए ये लाइन ऐसे लाइन है। अब इसको तो शो किया नहीं जा सकता, ये 3D फिगर कैसे बनाएंगे? तो इसको शो करने के लिए अपन इसको ऐसे सुला के बना देते हैं। तो ये कौन सा अक्ष हो जाता है? जेड अक्ष, ठीक है ना? यानी जेड एक्सिस। तो अब अपन ने पढ़ा था एकांक सदिश। तो एक्स अक्ष के साथ जो एकांक सदिश होता है, एक्स अक्ष की दिशा में, उसको कहते हैं अपन आई कैप। समझ में आई बात? यानी एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा? आई कैप। वाई अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होगा वो होगा जे कैप। और जेड एक्सिस की दिशा में जो एकांक सदिश होगा वो होगा के कैप। तो अपन ये चीज ध्यान रखेंगे, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश इज इक्वल टू क्या होगा? आई कैप। समझ में आ गई? एक्स अक्ष का हमने लिख दिया, फिर यहां पे लिखेंगे वाई अक्ष का। तो वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या हो जाएगा? जे कैप। और जेड अक्ष की दिशा में
एकांक सदिश जो है वो हो जाएगा k कैप, यानी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस आर रेस्पेक्टिवली i, j एंड k। तो तीनों के यूनिट वेक्टर अपन को पता पड़ गए। ये चीज मैंने एकांक सदिश के अंदर बताना भूल गया था, तो ये आप लिख लेना। अब बात करते हैं किसकी, स्थिति सदिश की, ठीक है ना। तो स्थिति सदिश सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। तो स्थिति सदिश में क्या होता है, किसी भी बिंदु, जैसे अपन ने 10वीं क्लास के अंदर बिंदु के निर्देशांक पढ़े थे, ठीक है, किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमको मालूम थे। जैसे देखिए एक कोई इस पे एक बिंदु था 3,2, तो इसका क्या मतलब होता था, x पे वो कितना है 3 और y पे है 2। तो इसको बनाते हैं देखिए इस प्रकार से, x पे तो 3 यानी 1, 2 और 3, और y पे 2, 1 और 2, तो 3,2 कहां मिलते हैं, इस जगह पे सपोज, तो वो बिंदु यहां पे स्थित होता था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं 3D की, 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन के अंदर तीसरा अक्ष और कौन सा आता है, तीसरा अक्ष आता है हमारे पास z एक्सिस। तो एक बिंदु जो x पे तो इधर है, y पे इधर और z पे कहीं यहीं पे होगा, यानी वो बिंदु कहां पे होगा, स्पेस में, ये खाली जगह है वहीं पे होता है। तो जैसे मान लो x, y और तीसरा मैं बिंदु मान लेता हूं उसका कोई भी, सपोज 5, ठीक है ना। तो 3,2,5 ये कोई बिंदु है जिसका नाम है P बिंदु, ठीक है। अब इसका अपन को क्या ज्ञात करना है, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। तो यहां पे मैं z एक्स भी बना देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पॉइंट यहां पे कहीं स्थित होगा, सपोज ये हो गई y अक्ष, ये हो गई x अक्ष, ये हो गई z अक्ष, ठीक है। अब ये बिंदु यहां पर कहीं स्थित होगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, इसका स्थिति सदिश। तो किसी भी, देखिए सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपलेस्ट तरीका, किसी भी बिंदु का हमको स्थिति सदिश ज्ञात करना हो, जैसे इसका पॉइंट का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, तो वो किसके रेस्पेक्ट में होता है, किसके सापेक्ष करेंगे, तो वो होगा मूल बिंदु के, इसको कहते हैं O। आगे बात, अभी तो ये केवल पॉइंट दे रखा है अपन को, अब इस पॉइंट का क्या ज्ञात करना है, स्थिति सदिश। तो किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, अपन लिखेंगे यहां पे विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, with respect to origin। तो ओरिजिन क्या होता है, मूल बिंदु 0, 0, 0। तो यहां पे लिख देता हूं, देखो मैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 0, 0। ये ओरिजिन के, अब इसके रेस्पेक्ट में अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हो गया O और ये हो गया P। तो कभी भी जैसे P बिंदु है, इसका मुझे क्या ज्ञात करना है, स्थिति सदिश ज्ञात करना है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए हमेशा जो भी बिंदु है उसके आगे O लिख देंगे, OP, और ऊपर क्या लगा देंगे, इसके एरो। तो P का स्थिति सदिश क्या होगा, OP, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एरो। अब देखो पॉइंट कौन कौन से हैं, 3, 2 और 5। देखो x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, I कैप, यहां पर क्या होता है, J कैप, और तीसरी दिशा में क्या होगा, K कैप, ठीक है, I, J और K। अब जैसे ही अपन को बोलता है स्थिति सदिश निकालो P का, तो जो पॉइंट दे रखे हैं उसके साथ I, J, K ऐड कर दो। यहां पर क्या लिखना है, 3I, 3 के साथ, क्योंकि ये x अक्ष का निर्देशांक है, तो यहां x अक्ष वाला स्थिति सदिश आएगा। फिर 2J, 2 क्या है, y अक्ष का, तो y अक्ष पे एकांक सदिश क्या है, J, तो 2I प्लस 3I प्लस 2J प्लस K यानी Z अक्ष का, Z अक्ष का एकांक सदिश क्या है, K, और यहां पर पॉइंट क्या है अपने पास, 5, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5K। ये हो गया इसका स्थिति सदिश, बहुत आसान है। अब सपोज आपको एक और एग्जांपल पूछता हूं, जैसे अब ये तो मैंने फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है, तब आपको कोई बिंदु दे रखा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो एक बिंदु आपको P दे रखा है, जिसके निर्देशांक अपन को दे रखे हैं -4, 7 और -3।
ये एक आपको बिंदु दे रखा है P, तो बताइए भाई इसका स्थिति सदिश क्या होगा। तो अपन को ये देखना है कि भाई x y और z x का इसका जो निर्देशांक है वो क्या है, बस इतना सा। P बिंदु दे रखा था, तो इसका जो स्थिति सदिश होगा OP वो कैसे निकलेगा, -4 के साथ अपन क्या लगा देंगे I, 7 के साथ क्या लगा देंगे J, और 3 के साथ, 3 कैसा है माइनस का, तो यहां माइनस आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा कि ये एक किसको निरूपित करेगा, स्थिति सदिश को, जिसके बिंदु के निर्देशांक क्या है -4, 7 और -3। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बस स्थिति सदिश में इतना ध्यान रखना है कि वो किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में, मूल बिंदु के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। और आगे जो भी बिंदु होता है, जैसे मैंने नाम यहां P दे रखा है, आपको कोई भी नाम दे देगा, Q R S T कुछ भी, उसके आगे O लिख देना है, OP OR OS OT, और ऊपर तीर लगा देना है। फिर जो बिंदु के निर्देशांक होंगे 1, 2 और 3, इसके साथ I, J और K को लिख के इसको सॉल्व करना है। तो ये हुआ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, स्थिति सदिश। इक्वल सदिश, इक्वल सदिश किसे कहते हैं ये आपको यहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अब देखो, समान सदिश या इक्वल सदिश के बारे में बताना है, तो ऐसे सदिश जिनका दिशा जो है वो कैसी हो, एक ही हो, दिशा एक या समान कह सकते हैं, दिशा दोनों की एक कैसी होगी, समान होगी, दिशा समान। दूसरा जो है वो क्या होगा कि ये जो है एक दूसरे के समांतर होंगे, समांतर यानी पैरेलल। यहां पर दिशा समान यानी इक्वल, सेम डायरेक्शन, इक्वल या सेम डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स, देखिए एक ये वेक्टर दे रखा है और एक ये वेक्टर दे रखा है, दिशाएं कैसी है दोनों की, इस प्रकार से, ये दे रखा हमको AB और ये दे रखा हमको PQ, ठीक है। तो दो वेक्टर्स हमको गिवन है AB और PQ, ये दोनों देखो एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल, यानी यहां की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहां की है और वो डिस्टेंस यहां की है। तो सारे दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो अगर वेक्टर कैसे हो, समांतर हो, उनकी दिशा भी कैसी हो, सेम हो, तो वो क्या कहलाते हैं, समान सदिश या इक्वल वेक्टर, या इसको कहते हैं तुल्य सदिश, तुल्य सदिश। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी इसकी, तो आपको पता होना चाहिए, ज्यादा इसमें अपन को याद रखने की जरूरत नहीं, अगर डेफिनेशन पूछ ले तो अपन इसके अंदर बता सकते हैं। इसके अंदर एक फिगर थोड़ा सा मैंने यहां दिमाग में नहीं था मेरे, लंबाई भी कैसी होनी चाहिए, इक्वल, यहां से यहां तक इसके बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। लंबाई भी कैसी होगी, समान होगी, तभी वो इक्वल कहलाएंगे। अब एक और इसमें टाइप रहेगी विपरीत सदिश, ऐसे दो सदिश जिनकी दिशाएं कैसी हो, विपरीत है। जैसे मान लो ये सदिश है, ठीक है, एक की डायरेक्शन ऐसी है, एक की डायरेक्शन ऐसी है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो कैसे सदिश होंगे, विपरीत सदिश होंगे। जिनकी अभिदिशा यानी डायरेक्शन कैसी हो, डिफरेंट हो, वो कैसे होंगे, विपरीत सदिश कहलाएंगे। हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं इसके अंदर, सदिश योग का त्रिभुज नियम। देखो इसके अंदर वेरिफिकेशन अपन को नहीं करना, सिर्फ अपन को ध्यान रखना क्या है, सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम कहता है कि अगर दो सदिश A और B, देखो जैसे ये दे रखा है A वेक्टर और ये दे रखा है B वेक्टर, अगर दो सदिश A और B किसी त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं से निरूपित हो, क्रमागत मतलब AB फिर BC, A से B, B से C, क्रम चल रहा है। अगर दो त्रिभुज इसकी क्रमागत भुजाओं से, यानी ये भी इसी डायरेक्शन में है और ये भी आगे चल रहा है, यानी ऐसे एक गोल चक्कर ऐसे ही होगा, तो ये ऐसे चल रहा है और ये भी आगे उसी क्रम के अंदर है। अगर दो सदिश A और B किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित हो, तो इनका जो योग होगा ना, A और B का जो योग होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा को विपरीत क्रम में लेने पर उसके बराबर होगा। त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी है, CA, होनी कैसी चाहिए थी, AB, BC और CA, नहीं, लेकिन किस क्रम में लेंगे, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम यानी इस डायरेक्शन में, और ये किसके बराबर हो जाएगा, C के। तो A प्लस B किसके बराबर होगा, C। समझ में आई बात। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू कंटिन्यूस साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो किसी कंटिन्यूस साइड्स जो हैं लगातार साइड से रिप्रेजेंट किए जाएं, तो उनका जो रिजल्टेंट सम होगा ना, उनका योगफल जो होगा वो
तीसरी जो साइड है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जब लेंगे उसके इक्वल होगा। यानी इन दोनों, अगर दो सदिश हैं वो त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से निरूपित हो रहे हैं, रेगुलर साइड, कंटिन्यूअस साइड से, तो तीसरी जो डायरेक्शन, तीसरी जो साइड है उसको अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं तो उनके सम के इक्वल, उनके जोड़ के बराबर होगा। ये त्रिभुज योग का कौन सा नियम है? सदिश योग का त्रिभुज नियम कहलाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, अगर इसकी डेफिनेशन पूछ ले, और आपको पता भी होना चाहिए ये चीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज में से एक है, ठीक है। एक इसके अंदर आता है, ये तो है, इसको लिख देता है ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना, ट्राइंगल रूल्स एडिशन ऑफ वेक्टर, या इसको क्या कह सकते हैं? सदिश योग का त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम, ठीक है। ऐसा कैसे? एक चतुर्भुज का नियम है। देखो कैसे, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं अपन, पैरेललोग्राम जिसको कहते हैं, और उसके अंदर ये अप्लाई कैसे होता है? अगर एक विकर्ण इसमें बनाते हैं, ये वाला ABCD अपने पास एक क्या है? समांतर चतुर्भुज दे रखा है। ABCD की दो लगातार भुजाएं, देखो AB और BC, इसको अगर दो वेक्टर से बताते हैं, वेक्टर A और ये वाला क्या हो जाएगा? वेक्टर B, तो इन दोनों का जो परिणाम है, त्रिभुज नियम से अपन को पता है कि A और B का जो सम है वो किसके बराबर होगा? C के। तो A इधर जा रही है, B इधर जा रही है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? C को। समझ में आ गया? इतना तो पता है। और इसी प्रकार जब चतुर्भुज कौन सा है? समांतर चतुर्भुज, यानी पैरेललोग्राम है, तो AB किसके बराबर हो जाएगी? CD। तो अगर ये A है तो ये भी क्या हो जाएगा? A, और ये B है तो ये भी कितना हो जाएगा? B। तो यहां से भी देखो, B इधर जा रहा है, A इधर जा रहा है, तो C क्या होगा? विपरीत क्रम में होगा। तो ये समांतर चतुर्भुज का नियम है त्रिभुजों के, ये समांतर चतुर्भुज का नियम है सदिशों के आपस में योग का। तो इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, अपन को सिर्फ इतना ही है इसमें कि जो C ये है वो A और B का योग होगा। यहां पर भी अपन ने यही बताई थी, और यहां पर भी अपन को यही बतानी, इससे ज्यादा इसके अंदर पढ़ना नहीं है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे करना है। अब ये तो हमने बता दिया, कोई भी पॉइंट है उससे सदिश कैसे बनता है, एक बार फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद अपन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। तो पहले आप वो चीज समझ लेना, उसके बाद आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई अब जो चीज बताने जा रहा हूं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, भाई क्वेश्चन किस प्रकार करना है और सदिश है क्या चीज, ठीक है। अब मेन बात, ये तो मैंने किताबी डेफिनेशंस जो दे रखी है बुक के अंदर वो बताइए। अब क्वेश्चन को करने की थ्योरी, क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे वो देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। अब देखो एक चीज जो इस चैप्टर की, इस एक्सरसाइज की सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन के अंदर वेक्टर्स को कैसे समझना है, उसके बारे में बुक के अंदर ही आपको समझा ही है नहीं, मेरे को मालूम नहीं। अब देखते हैं, जैसे अपन को कोई बिंदु दे रखा है, बिंदु के मान लीजिए P बिंदु है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं -3, 4, 2, ठीक है, ये अपन को गिवन है। तो कभी भी बिंदु दे रखा है और इससे अपन को क्या ज्ञात करना है? सदिश। गिवन क्या है अपन को? पॉइंट, यानी बिंदु, और इससे अपन को बनाना है सदिश। तो सदिश बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, साथ में इस पॉइंट के i j k लिख देना है। समझ में आ गया? अगर बिंदु दे रखा है तो इससे उसका एक्चुअल में होता है क्या है, अपन मूल बिंदु के सापेक्ष जो है वो इसकी क्या ज्ञात करते हैं? स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर ज्ञात करते हैं। सदिश क्या है? इस बिंदु का मूल बिंदु से स्थिति सदिश जो है, स्थिति सदिश, ठीक है, ये अपन को ज्ञात करना है। बिंदु का मूल बिंदु से स्थिति सदिश जो होता है वो उसका वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा ये OP जो बनेगा ना, ये वेक्टर बन जाएगा। ये तो था पॉइंट और ये क्या हो गया? सदिश। तो सदिश क्या होगा? इसके साथ सिर्फ i j k लिखना है अपन को। ये हो गया i, ये हो जाएगा j और ये हो जाएगा k, ठीक है। बस, क्योंकि i j और k, i j k क्या है? इसके एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो अपन को यूनिट वेक्टर उसके साथ लगाना है, इस पॉइंट के साथ। क्यों? क्योंकि x अक्ष की दिशा में, अब देखो यहां पर पॉइंट स्थित है, चलो प्लस का ही रखते हैं एक बार, क्योंकि ये मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया इसलिए। तो प्लस का यानी 1, 2 और 3, यहां पर ये 3 एग्जिस्ट करेगा, ये 4 है, तो
1 2 3 4, यहां पर ये 4 एग्जिस्ट करेगा। और ये जो तीसरा अक्ष होगा ना जेड अक्ष, इसको यहां बताते हैं। तो तीसरा अक्ष जो जेड एक्सिस होगा वो यहां हवा के अंदर होगा। तो यहां पर 1 और 2 कहीं पर पॉइंट होगा, तो 1 और 2 इस प्रकार ये पॉइंट होता है। और एक्स अक्ष के साथ इकाई सदिश क्या होता है? आई। इसलिए एक्स के साथ अपन ने क्या लिख दिया? आई लिख दिया। वाई अक्ष की दिशा के अंदर इकाई सदिश क्या होता है? जे। तो यहां पर जे लिख दिया। और तीसरा जो है जेड अक्ष की दिशा में क्या होता है? के। तो यहां पर अपन ने के लिख दिया। तो आई जे के लगाना, पॉइंट के साथ हमेशा कभी भी कोई पॉइंट का निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो उसके साथ आई जे के पुट कर दो, ये अपना वेक्टर हो जाएगा। तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद देखते हैं अपन किसी भी सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करना। किसी भी सदिश का पहले परिमाण लिखते हैं एक बार, एकांक सदिश उसके बाद आएगा परिमाण। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी सदिश का परिमाण। तो परिमाण क्या होता है? जैसे मान लो एक सदिश ये दे रखा है, इसको मैंने सदिश नाम P दे रखा है। अगर P सदिश मुझे गिवन है तो इसका परिमाण जो होगा ना, मैग्नीट्यूड, वो किससे निरूपित होगा? मॉड लग जाएगा इसके दोनों तरफ, यानी दोनों खड़ी पंक्तियां। इसके अंदर क्या होता है? ये आगे जो दे रखे हैं ना अपने, ये वाली चीज, इनका स्क्वायर करके ऐड करना है। यानी एक सदिश को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? चलो P यहां वेक्टर दूसरा ले लेता हूं, a1i प्लस a2j प्लस a3k। एक p वेक्टर मैंने ये मान लिया। तो इसके i के साथ जो भी है a1 उसका यहां पर करेंगे स्क्वायर, फिर a2 जो है उसका भी साथ में क्या करेंगे? स्क्वायर, और a3 है उसका भी हम क्या करेंगे? स्क्वायर। बस। तो ये किसी भी वेक्टर, कोई भी सदिश अपन को दे रखा होगा तो अपन आई जे के आगे जो ये तीन चीजें दे रखी है इसका अपन क्या करेंगे? स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी वेक्टर में आई जे के आगे जो चीज लिखे हुए होती है ना, वो उसके दिक् अनुपात कहलाते हैं। जहां अभी आपको हालांकि ये बताने की जरूरत नहीं फिर भी, लेकिन इनको बोलेंगे क्या, प्रोनाउंशिएट क्या करेंगे? तो जहां a1 a2 a3 जो है वो है दिक् अनुपात। दिक् अनुपात या इसको कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी एक वेक्टर की अपन को इक्वेशन दे रखी हो, एक वेक्टर दे रखा हो, उसके अंदर पूछता है दिक् अनुपात बताओ कौन कौन से हैं। तो आई जे के आगे जो तीन चीज लिखी हुई थी, नंबर, कांस्टेंट नंबर, वो कांस्टेंट नंबर क्या होता है? इसके दिक् अनुपात। क्लियर हुई बात? परिमाण भी समझ में आ गया। तीनों दिक् अनुपात जो दे रखे हैं 1 2 और 3, इन तीनों दिक् अनुपात को स्क्वायर करके जोड़ देना और ऊपर रूट लगाना, ये इसका क्या कहलाता है? परिमाण निकालना। ठीक है, अब ये तो अपन ने लिख दिया किसी भी सदिश का परिमाण। अब किसी भी सदिश की दिशा में, जैसे एक सदिश दे रखा है, इसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करना, ये लिखेंगे किसी भी सदिश की दिशा में एकांक सदिश। एकांक सदिश, एकांक सदिश कह सकता है, मात्रक सदिश कह सकता है, ठीक है, या इसको लिखते हैं यूनिट वेक्टर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश या मात्रक सदिश किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो बहुत सिंपल है अपना इसका फाइंड आउट करना। देखिए किस प्रकार निकालना है, यहां लिखते हैं इसको। अगर कोई सदिश है वो अपन को दे रखा है, जैसे यहां पर अपन को गिवन है a इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है ना, ये अपन को गिवन है सदिश। और आपको कह दिया है कि इसका एकांक सदिश, मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर, तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो ये तो वेक्टर दे रखा था a, तो अपन क्या लिखेंगे इसको a कैप। ऊपर तो a वेक्टर ही लिखना है अपन को,
ऊपर क्या लिखेंगे ए वेक्टर, और अपॉन के अंदर ये जो निकाला ना अपन ने परिमाण मैग्नीट्यूड, उसका अपन को भाग देना है, यानी यहां पर क्या लिखना है मॉड ए। तो जो भी वेक्टर दे रखा होगा उसके अंदर उसके परिमाण का भाग दे देंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो अगर क्वेश्चन में इस प्रकार अपन को कोई भी इक्वेशन एक दे रखी है, वेक्टर दे रखा है इक्वेशन, तो क्या एक अपन को वेक्टर गिवन है, कोई भी सदिश अपन को दिया हुआ है, तो सदिश जैसे a इज इक्वल्स टू 2i माइनस 3j प्लस का 5k, इस प्रकार से अपन को एक वेक्टर या एक सदिश गिवन है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो a दे रखा है इसमें इसके मॉड्यूलस का भाग देंगे, यानी a कैप अपन को निकालना है, तो वो क्या होगा a वेक्टर अपॉन मॉड a, अपन मॉड a की वैल्यू निकाल दे, ऊपर तो a वेक्टर ही लिखेंगे 2i प्लस माइनस का 3j प्लस का 5k, ये तो अपन ने लिख दिया, और अपॉन में क्या करेंगे इसके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड का भाग दे देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 और 9 कितने हो गए 34, 34 और 4 38, तो अपॉन में क्या लिखेंगे रूट का 38। बस इतना सा करना है अपन को, अपॉन में लिखना है रूट 38। अब रूट 38 को इन तीनों के नीचे भेज दो, अगर कोई चीज कटती है तो कट जाएगी, वरना ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 2i अपॉन रूट 38 माइनस का 3j अपॉन रूट 38 और प्लस का 5k अपॉन रूट 38, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा किसका, किसी भी दिए हुए सदिश का उसी की दिशा में एकांक सदिश निकालने का। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है, एकांक सदिश, मात्रक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं तो भी वो एक ही बात है, यूनिट वेक्टर जिसको कहते हैं, तो इस प्रकार अपन को फाइंड आउट करना है। अब देखो सदिशों की जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, यानी उनमें किस प्रकार से जोड़ बाकी गुणा भाग होती है वो देखते हैं। तो अपन लिखते हैं देखो एडिशन या योग, सदिशों का जोड़ या सदिशों का इनका एडिशन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो अगर ए कोई वेक्टर दे रखा है अपन को a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है, एक ये अपन को गिवन है, और एक वेक्टर दे रखा है अपन को b, वो है b1i प्लस b2j प्लस b3k, एक अपन को ये दूसरा ये a वेक्टर और ये b वेक्टर। अब इन दोनों का अपन को क्या फाइंड आउट करना है, एडिशन यानी योग फाइंड आउट करना है। तो इधर तो लिखेंगे a प्लस b, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, देखो दोनों में जो आई वाले हैं दिक् अनुपात, यानी a1 इसका दिक् अनुपात a1 और इसका दिक् अनुपात b1, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे a1 प्लस b1 और साथ में क्या आ जाएगा i। फिर देखो यहां पर है a2 प्लस b2, ठीक है, और साथ में अपन को क्या दे रखा है j प्लस a3 प्लस b3, यहां पे लिखेंगे अपन a3 प्लस का b3 और साथ में क्या आ जाएगा k। तो बस ये इसका एडिशन है, सिंपल है, i को कॉमन ले लिया और दिक् अनुपात को जोड़ दिया, इस प्रकार समझ सकते हैं। यहां पर j को कॉमन ले लिया और a2 b2 को जोड़ दिया, क्योंकि यहां के दिक् अनुपात ये थे, और k कॉमन ले लिया, a3 b3 को ऐड कर दिया, ये इसका सिंपल एडिशन हो गया। अब योग के जगह अपन को इसका व्यवकलन करना हो, व्यवकलन यानी घटाना, दो सदिशों को क्या करना, एक दूसरे से घटाना या सबट्रैक्शन। एडिशन की जगह इस बार अपन क्या लिख देंगे, सबट्रैक्शन, ठीक है। तो ये दोनों ही वेक्टर दे रखे हैं, अब इनको घटाना है, तो a में से क्या घटाएंगे b को, तो यहां माइनस का b आ जाएगा, यहां पर भी माइनस आ जाएगा और यहां पर भी माइनस आ जाएगा। बस तो ये इनका क्या हो गया, दो सदिशों को जोड़ना और घटाना किस प्रकार है, सिंपल, अपन को पता है कि उनके आगे जो दिक् अनुपात दे रखे हैं उन दिक् अनुपातों को आपस में जोड़ना या घटाना होता है, i j के वो बाहर कॉमन लिख देते हैं, इस प्रकार अपन इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है इसका, सदिश की दिक् कोज्या। ये अभी हालांकि बुक के अंदर आपको यहां तक नहीं समझाया है, लेकिन मैं आपको आगे ही समझा देता हूं। इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन होता है किसी भी सदिश की दिशा ज्ञात करने के लिए, उसकी दिशा किस तरफ है। तो अपने पास अगर एक सदिश है a1i प्लस a2j प्लस a3k, एक अपने पास ये सदिश गिवन है, ठीक है। तो अपन इसकी दिक् कोज्या ज्ञात करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन किस प्रकार ज्ञात करते हैं, देखो ये a1 a2 और a3 क्या है, दिक् अनुपात है। a1 a2 और a3 ये है दिक् अनुपात, यानी दिक् अनुपात। ये थे डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। अब इन दिक् अनुपातों की सहायता से अपन को डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन यानी कॉस थीटा निकालना है, ठीक है ना। तो पहला जो डायरेक्शन कोसाइन होता है इसको लिखते हैं L। पहले डायरेक्शन कोसाइन को क्या लिखेंगे, L। ये किससे संबंधित होगा, A1 से। तो ऊपर तो लिखेंगे A1 और नीचे इसका परिमाण निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस का A3 स्क्वायर। आ गई बात समझ में। अब ये तो हुआ पहला दिक् कोज्या, पहली दिक् कोज्या क्या हो गई, L। दूसरी होती है M, वो होगा A2 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस का A3 स्क्वायर। ये M, और तीसरी कौन सी हो जाएगी बताइए, N। तो ये हो जाएगी N किससे संबंधित होगी, A3 से। A3 अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ये अपने पास तीनों क्या आ जाएगी, दिक् कोज्याएं। तो L, M और N। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, आगे वाली एक्सरसाइज जब आएगी उसके अंदर अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे दिक् कोज्या किस प्रकार से निकालनी और होती क्या है। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि दोनों सदिश एक ही दिशा में है या नहीं है, ठीक है ना। तो अगर इनके L, M और N की वैल्यू सेम आ जाती है, ठीक है, दो सदिशों के L, M, N की वैल्यू अगर कैसी आती है, सेम या इक्वल आती है, तो वो सदिश आपस में क्या हो जाएंगे, बस एक ही डायरेक्शन के अंदर होंगे। ये आपको बताना है इस क्वेश्चन, मतलब कभी क्वेश्चन पूछे तो। देखो दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, अब हमारे को पास एक पॉइंट दे रखा है P, ठीक है, जिसके निर्देशांक है x1, y1 और z1, ठीक है। और चलो पॉइंट यहां बना देता हूं इस जगह। और दूसरा है हमारे पास दूसरा पॉइंट जिसके निर्देशांक हमको दे रखे हैं x2, y2 और z2, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इस P और Q को जो मिलाने वाली लाइन है, ये सदिश हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम सदिश, हेलो। तो अब देखो इसको आगे करते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश, यानी P और Q कोई दो बिंदु है जिनके निर्देशांक ये दोनों दे रखे हैं, इनको लाइन मिलाने वाली जो PQ है इसका अपन को निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, देखो इसको ऐसे समझते हैं, पहले अपन ये वेक्टर निकालते हैं, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर निकालते हैं P का, जो कि हो जाएगा PO, और इसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं जो कि हो जाएगा QO। तो लिखेंगे देखो P का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, या इसको लिखते हैं P का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है। अब देखो वो क्या होगा, OP, OP की वैल्यू क्या आएगी, इसके साथ IJK लिखना है अपन को, सिंपल सिंपल इतना ही है। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना होता है तो साथ में IJK लिख देते हैं। तो देखो XI प्लस YJ प्लस ZK, ठीक है, ये हो गया P का स्थिति सदिश। साथ में अपन लिखेंगे Q का स्थिति सदिश, सेम टू सेम चीज लिखनी है, Q का स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर। तो वो क्या हो जाएगा, OQ, O और साथ में Q। तो ये हो जाएगा, ये 1 1 और 1 है, यहां पे 2 प्लस
y2j प्लस z2k। ये अपन ने क्या निकाल दिए, दोनों की स्थिति सदिश। अब इस लाइन के अपन को निकालना है, तो किस लाइन के वेक्टर निकालना है, PQ लाइन का, ठीक है ना। तो इसमें से क्या करेंगे, OQ माइनस OP, जो पीछे वाला होता है ना उसका पोजीशन वेक्टर माइनस आगे वाले का पोजीशन वेक्टर। तो यहां लिखेंगे Q का स्थिति सदिश, Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। ये बस इनको आपस में एक दूसरे से माइनस करना है। तो देखो Q मतलब पीछे वाला, तो ये में से ये माइनस करना है, सिंपल है। तो आगे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, साथ में क्या आएगा i, प्लस y2 माइनस y1, साथ में j, और तीसरा क्या आएगा, प्लस z2 माइनस z1, और ये क्या बन जाएगा k। तो ये जो बनेगा, ये बनेगा PQ का स्थिति सदिश। स्थिति सदिश कह सकते हैं या वेक्टर PQ डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंट दे रखे होंगे, उनके पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर निकालने के बाद PQ निकालना है अपन को, तो PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर किस प्रकार निकलेगा, Q का स्थिति सदिश माइनस P का, तो दोनों निकाल देना, बस ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है तो इसके ऊपर अपन बता सकते हैं। अब देखिए अपन इसका खंड सूत्र पढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक छोटा सा। क्या है कि अगर कोई दो पॉइंट अपन को दे रखे हैं P और एक पॉइंट दे रखा है Q, थोड़ा सा दूर बनाते हैं इसको, Q पॉइंट अपन को कोई दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों लाइन, इन पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, इसको कोई एक तीसरा पॉइंट R है, ठीक है, वो M अनुपात N में विभाजित करता है। किस में डिवाइड करता है, M अनुपात N में, M/N के अंदर इसको डिवाइड करता है। तो अब कह रहा है कि जो R है इसका स्थिति सदिश ज्ञात करना है या R बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले अपन वही लेट करते हैं कि इसका जो स्थिति सदिश है वो यहां पे मान लेते हैं PO, और यहां से इसका स्थिति सदिश क्या मान लेते हैं, OQ, ठीक है। तो ये जो है ये तो हो गया A, P का स्थिति सदिश मान लिया A, जिसको अपन ऐसे कहते हैं OP को क्या मान लिया अपन ने A, और OQ जो Q का स्थिति सदिश है उसको मान लिया मैंने B, ठीक है। तो अब अपन को क्या फाइंड आउट करना है, R का स्थिति सदिश। तो R का स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जब ये M अनुपात N में बांटता है, मान लो ये कर रहा है अपन का अंतः विभाजन, कौन सा विभाजन, अंतः विभाजन, ठीक है। जब अंतः विभाजन यानी इंटरनल सेक्शन कर रहा है इसका, तो होगा M है तो इसके क्रॉस में Q का क्या है, देखो OQ कितना है अपने पास B, यहां पे लिख देता हूं B, तो M मल्टीप्लाई किससे होगा, B से, प्लस N जो है वो इसके क्रॉस में जाएगा, N किससे मल्टीप्लाई होगा, A से, तो N को A से अपॉन M प्लस N, ये इसके अंतः विभाजन का सूत्र। और बाह्य विभाजन का सूत्र पूछ ले कि अगर ये इसको बाह्य विभाजित करते हैं, तो बाह्य विभाजन के अंदर क्या होगा, ये जो बीच में प्लस का निशान है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के निशान के अंदर। तो MB माइनस NA अपॉन M माइनस N, ये सूत्र लगेगा। तो बाह्य विभाजन हो तो MB माइनस NA, M और साथ में B, NA अपॉन M माइनस N, ऊपर हो तो दोनों के अंदर क्या लग जाएगा, प्लस। बस ये अपन को इसका खंड सूत्र जो है, सेक्शन फॉर्मूला, इतना ही समझना है इसके अंदर। अब देखिए इसके क्वेश्चंस करते हैं, आपको होप समझ में आया होगा। थ्योरी में छोटे नंबर के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के ऊपर मैंने आपको समझा दिया किस किस प्रकार से थ्योरी अपन को समझनी है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे।